Are you preparing for UGC NET or any other PSU exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो टीम, वेलकम बैक टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज हम लोग NFL 2024 का ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 150 क्वेश्चंस हैं, 50 फ्रॉम जनरल एप्टीट्यूड एंड 100 फ्रॉम HR सेक्शन। सो आई विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ HR सेक्शंस। तो 60 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी इसमें से पहले सॉल्व करा लिए। लास्ट के 40 क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे, और जिन्होंने नहीं देखा है फर्स्ट 60 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन, वो हमारे वीडियो से देख सकते हैं। और ये जो लास्ट 40 वो मैं सॉल्व कराऊंगी। आई विल जंप स्ट्रेट टू नाउ क्वेश्चन नंबर 111। ओके, या yes, up to here we have already solved. So next question number 111. The concept of diversity excludes. डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट में क्या नहीं है? सोशल क्लास, इंक्लूजन, एथनिसिटी, जेंडर। तो देखिए फ्रेंड्स, डाइवर्सिटी है ना, तो डाइवर्सिटी में कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं देखेंगे। सोशल क्लास में डाइवर्सिटी हो सकती है ना, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच सेक्शन, पुअर सेक्शन। एथनिसिटी में डाइवर्सिटी हो सकती है, बिल्कुल है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथनिसिटी अवेलेबल इन इंडिया, सो मेनी, है ना। बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंडिया, हिंदू, मुस्लिम्स एंड अदर्स। जेंडर में भी हो सकता है मेल, फीमेल एंड अदर्स। बट इंक्लूजन में देखिए, इंक्लूजन में जो कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी में इंक्लूजन नहीं आ रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन ऑफ व्हाट भी यहाँ पे क्लियर नहीं है, और ये तीनों हमें पता है ऑप्शन की क्लियरली, ये तीनों ही डाइवर्सिटी में इंक्लूड होंगे। तो क्या एक्सक्लूड होगा? पॉइंट नंबर बी, राइट। क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन? इसमें से कौन सा मोटिवेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो मोटिवेशन एक हमारा इंटरनल इंस्टिंक्ट है और इट इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही है ना। मोटिवेशन हमेशा ही गोल ओरिएंटेड होता है, बिल्कुल कोई गोल होना चाहिए, उसी के लिए हम मोटिवेटेड रहते हैं। मास्टर लॉ में हमने देखा है कि कौन कौन से गोल है 5 जो कि हमें मोटिवेटेड रहने के लिए इंस्पायर करते हैं। मोटिवेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस और एंडलेस प्रोसेस। यस, मोटिवेशन बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है, वो एक दिन, एक घंटा, एक मिनट की बात नहीं है। मोटिवेशन जब तक भी आप लाइफ में हो तो मोटिवेशन किसी ना किसी चीज का रहता है, अनलेस एंड अनटिल ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक हमारा मोटिवेशन है, इसलिए वो एंडलेस प्रोसेस है। द नेचर ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर इज रिजिड? नो, नॉट एट ऑल। मास्टर लॉ में आप देखेंगे कि अ पर्सन कैन बी एट एनी ऑफ द लेवल एट एनी टाइम, है ना। ही कैन बी एट he can be require, he may be needing physiological need or security need or self esteem need और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये कहीं भी किसी भी स्टेज पे किसी भी टाइम पे कोई भी पर्सन हो सकता है। तो नेचर ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एम्स टू। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एम क्या होता है? टू मेक श्योर दैट राइट काइंड ऑफ पीपल आर अवेलेबल एट राइट टाइम एट राइट प्लेस। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिक्वायरमेंट है एज पर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी, उसमें जितना मैन पावर चाहिए, जिस स्किल सेट का, जिस टैलेंट का, जिस एक्सपीरियंस का, जिस पोजीशन पे, उसको अवेलेबल कराना, ये है HRP का एम। इंक्रीज लेबर कॉस्ट नहीं, मैच HR सप्लाई विद डिमांड, बिल्कुल, है ना। जो भी सप्लाई है HR सप्लाई को, उसको डिमांड से मैच कराना, बिल्कुल यही काम होता है। डिक्रीज एम्प्लॉय मोरल, अवॉइड जॉब एनालिसिस, है ना। ये सारे इररेलेवेंट ऑप्शन है, पॉइंट नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 114, कंटेम्पररी ऑर्गेनाइजेशंस लेड ऑन सोशल मीडिया फॉर रिक्रूटमेंट। कंटेम्पररी क्या होते हैं? जो समय के साथ एडजस्ट करते हैं, है ना। एज पर द टाइमिंग दे अडॉप्ट the situation or technology. Which of the following statement about the use of social media for recruitment is not correct? सोशल मीडिया फॉर रिक्रूटमेंट अगर हम यूज करते हैं तो क्या सही नहीं है? इट हेल्प्स टू एक्सेस अ वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट देन ट्रेडिशनल मेथड। यस, है ना। सोशल मीडिया से आप वाइड रेंज ऑफ कैंडिडेट्स को एक बार में कर सकते हो, rather देन ट्रेडिशनल मेथड आप एक बार में एक्सेस कर सकते हो। हेल्प टू टारगेट नीश कैंडिडेट्स। यस, आप फिल्टर लगा सकते हो कि आपको स्पेसिफिक स्किल सेट या स्पेसिफिक एज या स्पेसिफिक एक्सपीरियंस के कैंडिडेट्स अगर आपको चाहिए, तो जो थाउजेंड्स ऑफ पूल्स ऑफ कैंडिडेट आपको सोशल मीडिया लाकर देती है, आप उसमें फिल्टर ऐड करके इजीली देख सकते हो। इजी टू यूज? यस। टाइम कंज्यूमिंग? नो। पॉइंट नंबर
डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115, a competency based performance management approach is a method of evaluating and improving performance in companies that focuses on। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रोच, तो कोई भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रोच रहता है तो वो फोकस करता है कि एम्प्लॉय किसी भी चीज को कैसे सॉल्व करता है, उसके पास क्या कैलिबर है, क्या टैलेंट है जो कि फ्यूचर में कंपनी के लिए यूजफुल हो सकता है ना। जो ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होती है वो फोकस करती है कि पास्ट में एम्प्लॉयज ने क्या किया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एट प्रेजेंट एम्प्लॉय क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और वो फ्यूचर में कैसे यूटिलाइज हो सकता है। करेक्ट। दिस इज अ मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस इन कंपनीज दैट फोकसेस ऑन staff needs no, job behavior no, training needs no, it will be the how of performance, how you are performing, how your competency can be useful and can be utilized in future by the companies। ये फोकस करता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, इन लेमैन्स लैंग्वेज विच सेक्टर इज वाइडली नोन एज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ टर्शरी सेक्टर को कहते हैं, है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर से इसी क्वेश्चन पेपर में एक और क्वेश्चन भी आया है। टर्शरी सेक्टर अभी इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, मोर देन 50% ऑफ इकोनॉमी इज फ्रॉम टर्शरी सेक्टर। ठीक है। देखिए, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर होता क्या है। प्राइमरी सेक्टर जैसे कि आप अपने सपोज इट्स काइंड ऑफ वीट, है ना, और सपोज इट्स काइंड ऑफ एनी वेजिटेबल, तो यू आर ग्रोइंग वेजिटेबल इन योर गार्डन एंड यू आर ईटिंग इट, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है। यू आर बाइंग, you are ordering some packaged vegetables you are ordering, or you are buying some that from some market or something, तो वो सेकेंडरी हो जाएगा, है ना। कोई कंपनी अगर आपको सब्जियां बीच प्रोवाइड कर रही है या कोई भी कंपनी आपको कोई भी फूड आइटम प्रोवाइड कर रही है वो सेकेंडरी हो जाएगा। एंड नाउ biryani or any other item, any food item is being delivered at your doorstep by Swiggy, Zomato or any other e-commerce companies, that is tertiary sector. The tertiary sector is service sector. Which of the following best defines human resource planning? Human resource planning के बारे में हमने भी just discuss किया ही था, है ना। To make sure that right kind of people at right time are available at right places in the organization, required places in the organization. तो यहाँ पर आंसर है एलोकेटिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेस, नो। ग्रीवियंसेस पे नहीं, जॉब इंटरव्यूज में नहीं, फोरकास्टिंग फ्यूचर एचआर नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा लैंड है, कैपिटल है, लेबर है, डिमांड बिल्कुल भी नहीं होता, है ना। डिमांड बिल्कुल भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू लेबर, टू लैंड, जो कि रेंट हो सकता है, टू कैपिटल जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की मशीनरीज हो सकती है, बिल्डिंग्स हो सकती है, बट डिमांड नहीं। आंसर विल बी पॉइंट नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 119, which module of HRIS deals with the process of attracting, screening and selecting qualified candidates for job openings within an organization। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा, रिक्रूटमेंट, है ना। ये बिल्कुल रिक्रूटमेंट का बेसिक डेफिनेशन है, टू अट्रैक्ट, स्क्रीन एंड सेलेक्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर जॉब ओपनिंग्स। क्वेश्चन नंबर 120, डैश रिप्रेजेंट द ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट रिलेटेड टास्क एंड एक्टिविटीज। हमने देखा कि इस क्वेश्चन पेपर में नॉलेज मैनेजमेंट से काफी क्वेश्चंस पूछे गए, तो द सेम थिंग इज है। तो यहाँ पे देखिए, द आंसर यहाँ पर हो जाएगा एक्टिविटी मैट्रिक्स। देखिए, एक्टिविटी मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई भी टास्क और एक्टिविटीज से रिलेटेड जितने भी डेटा है, जितने भी मैट्रिक्स है, वो एक्टिविटी मैट्रिक्स बताती है। तो ये हमारा कीवर्ड है यहाँ पे। तो नॉलेज मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी टास्क और एक्टिविटीज कैरी ऑन किए गए हैं, कौन कौन से टास्क है, उनका कितने डिपार्टमेंट्स में हुआ है, कब कब टास्क हुआ है, टास्क का ब्रेथ एंड डेप्थ, तो वो सारा एक्टिविटी मैट्रिक्स में होता है। तो यहाँ पे आप कीवर्ड से भी देख सकते हैं, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स इज अबाउट परफॉर्मेंस अप्रेजल, और ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एक्टिविटी मैट्रिक्स हमारे एक्टिविटीज को के इम्पैक्ट को एनालाइज करती है। क्वेश्चन नंबर 121, चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग दैट इज नॉट अ पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलिंग टू कंडक्ट रेगुलर एचआर ऑडिट्स। which is not a consequence of failing to conduct regular HR audits। तो अगर रेगुलर HR ऑडिट्स फेल होते हैं तो क्या क्या होता है, लीगल पेनाल्टीज हो सकती है, यस। अगर HR ऑडिट्स हमारे फेल हो जाते हैं तो एम्प्लॉय का मोरल डाउन हो सकता है, यस। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लॉस हो सकता है, यस।
बट इफ वी फेल टू कंडक्ट रेगुलर एचआर ऑडिट्स तो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, ये तो गलत है ना, देखते हुए गलत है, इसलिए दिस इज नॉट अ पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस। एग्जाम में बस आपको ध्यान से सॉल्व करना है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बस कुछ कुछ नए टॉपिक से क्वेश्चंस है और थोड़े से ट्विस्टेड है, तो अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए और बिल्कुल फोकस होकर अगर आप आंसर करेंगे, आप आंसर सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। A group of people who perform interdependent tasks to work towards accomplishing a common mission or specific objective is called, the answer will be point number C, team, है ना। टीम क्या, अगर कॉमन टास्क को परफॉर्म करना है, कॉमन ऑब्जेक्टिव को परफॉर्म करना है तो मुझे टीम कहते हैं। ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ग्रुप तो कुछ भी हो सकता है, एनी पीपल ऑफ पर्टिकुलर एथनिसिटी, एनी पीपल कमिंग फॉर ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग फॉर इंटरव्यू, है ना, मतलब कुछ ग्रुप क्या, ग्रुप इज अ बिगर लार्जर टर्म देन टीम, और टीम कोई भी टीम का एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है, कोई कॉमन मिशन होता है जिसे वो फुलफिल करने के लिए उनको बनाया जाता है। 123 which module of HRIS focuses on understanding how information flows between different level of management for effective decision making। तो अलग अलग मैनेजमेंट लेवल्स पे डिसीजन पे इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे हो रहा है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए, तो उसके लिए कौन सा मॉड्यूल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे मैनेजर्स एंड देयर प्लेस इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, है ना। वी आर गेटिंग आंसर हियर कि मैनेजर्स का और बाकी मैनेजर्स और उनका क्या प्लेस है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉड्यूल में फॉर डिसीजन मेकिंग। तो सेम थिंग इज रिटन है, पॉइंट नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी ये सारे हमारे इररिलेवेंट ऑप्शंस है, यू कैन सी, है ना। 124 देखेंगे डैश इज द लॉस ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज एक्यूमुलेटेड ओवर टाइम। देखिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके है कॉर्पोरेट एमनेसिया। कॉर्पोरेट एमनेसिया क्या होता है कि मान लीजिए कॉर्पोरेट एमनेसिया होता है कि अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में नॉलेज मैनेजमेंट नहीं करेंगे आप, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्यूमुलेटेड नॉलेज है वो धीरे धीरे क्या होता है, लॉस्ट होता चला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब रॉ मटेरियल को क्लीन करने का या रॉ मटेरियल्स किसी भी तरह की ट्रबल आ सकती है कंपनी में कहीं पे भी, तो उसे कैसे सॉल्व करना है, जो कुछ विंटेज एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें पता है। तो वो सारी नॉलेज अगर लॉस्ट हो जाती है तो हमारा नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूएबल एक्सपर्टीज, नो हाउ एंड सम एक्सपीरियंसेस जिसे हम दोबारा रिकैप्चर नहीं कर सकते, वो होता है कॉर्पोरेट एमनेसिया। कि इफ यू आर नॉट एबल टू डू नॉलेज मैनेजमेंट प्रॉपर्ली देन व्हाट वी विल डू, कॉर्पोरेट एमनेसिया हमारा हो जाएगा। और कॉर्पोरेट एमनेसिया से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का एबिलिटी टू एक्सेस एंड यूटिलाइज क्रूशियल इंफॉर्मेशन ये खत्म हो जाता है। और ये यूजुअली तब होता है जब वैल्यूएबल नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी वैल्यूएबल नॉलेज है इसे कंजर्व करने की, इसे प्रिजर्व करने की कोशिश नहीं की जाती है और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं, तब होता है कॉर्पोरेट एमनेसिया। क्वेश्चन नंबर 125 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फॉर्मेट फॉर प्रेजेंटिंग रिसर्च फाइंडिंग इन अ रिपोर्ट। तो रिसर्च फाइंडिंग को अगर हम रिपोर्ट में प्रेजेंट करते हैं तो वी कैन प्रेजेंट इट इन टेबल, पाई चार्ट, ग्राफ, बट फिक्शनल स्टोरीज नहीं होगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। गार्नियन अप्रोच है, यस डेफिनेटली। सिस्टम अप्रोच है, यस। ऑक्सफोर्ड अप्रोच भी है, ऑल ऑफ दिस। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के अप्रोचेज जो हमने पढ़े हैं उसमें ये तीनों ही अप्रोच है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज ग्रेटर देन वन देन द डिमांड इज। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे हमें NFL में हमें कुछ इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस मिले हैं, समटाइम्स दे कैन बी वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो यहाँ पे देखिए समथिंग एटलीस्ट जो कॉन्सेप्ट आए हैं वो सब समझ लेते हैं, क्योंकि यूजुअली वही सब ही रिपीट हो सकते हैं नेक्स्ट ईयर भी। सो व्हेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, जब कभी भी प्राइस इलास्टिसिटी एक से ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डिमांड इज इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, है ना। तो उसमें डिमांड क्या हो जाता है, परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि डिमांड इज सेंसिटिव टू प्राइस इंक्रीजेस। जैसे जैसे थोड़ा भी प्राइस इंक्रीज हो रहा है डिमांड घट रहा है, या फिर थोड़ा भी प्राइस घट रहा है डिमांड बढ़ रहा है। तो जितना ज्यादा प्राइस और डिमांड
सेंसिटिव होगा ना, उतना ज्यादा इलास्टिसिटी तो वो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई मान लीजिए कि एनी स्टिक, ठीक है, तो अगर किसी अगर मैगी का प्राइस, सपोज मैगी जो नूडल्स है, मैगी नूडल्स का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो लोग क्या करेंगे, लोग यिप्पी नूडल्स खरीदने लग जाएंगे तुरंत, है ना, तुरंत यिप्पी नूडल्स खरीदने लग जाएंगे क्योंकि यिप्पी नूडल्स कम प्राइस पे अवेलेबल है। तो ऐसे में डिमांड को इलास्टिक माना जाता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये हमारा ग्रेटर देन 1 है ना, ये ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब कि जैसे जैसे प्राइस तुरंत चेंज होती है, क्वांटिटी का भी अकॉर्डिंगली तुरंत इफेक्ट आता है। तो इफ द रिजल्ट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, डिमांड इज इलास्टिक। इफ द रिजल्ट इज लेस देन 1, देन द प्राइस इज इन इलास्टिक। और अगर एग्जैक्टली 1 होता है तो हम इसे यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। एग्जैक्टली 1 रहेगा तो हम इसे यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर डी, परफेक्टली इलास्टिक नहीं, रिलेटिवली इलास्टिक, है ना, क्योंकि एक गुड और दूसरे गुड को कंपेयर कर रहे होते हैं ना, इसीलिए रिलेटिवली। जैसे कि यहाँ पे मैंने मैगी और युगी और यिप्पी का बोला, मैगी नूडल्स और यिप्पी नूडल्स के बारे में बताया, करेक्ट। तो रिलेटिवली इलास्टिक हो रहा है, अगर ये इक्वल टू 1 रहेगा तो यूनिटरीली इलास्टिक होगा। ओके, ट्रेड सरप्लस अकर्स वन, ट्रेड सरप्लस कब होता है? पॉइंट नंबर ए, एक्सपोर्ट एक्सीड्स इंपोर्ट्स, है ना, सिंपल। तो जब कंट्री जो है वो ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगती है, एक्सपोर्ट का वैल्यू ज्यादा हो जाता है देन इंपोर्ट, तो हमारा ट्रेड सरप्लस होता है। ट्रेड सरप्लस हमारा ये भी बताता है कि कंट्री का जो नेट फ्लो ऑफ कंट्री का जो नेट इनफ्लो है, लोकल करेंसी, मतलब लोकल करेंसी का इनफ्लो कंट्री में आउटसाइड मार्केट से ज्यादा है ना, समझ में आया है ना, कि लोकल करेंसी का इनफ्लो हमारा आउटसाइड मार्केट से हमारी तरफ है, इंडिया की तरफ है। अगर इंडिया का ट्रेड सरप्लस हो जाएगा मतलब इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है, मतलब बाहर से लोग इंडियन करेंसी में ज्यादा इंडिया को पे कर रहे हैं, वो हो जाता है ट्रेड सरप्लस। पॉइंट नंबर ए। 129, which leadership approach emphasizes building strong relationship and trust with subordinates to inspire and motivate them? तो कौन सा लीडरशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और ट्रस्ट पे फोकस करता है? तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशनल। महात्मा गांधी जी महात्मा गांधी का जो भी लीडरशिप स्टाइल था ट्रांसफॉर्मेशनल था। उन्होंने लोगों के विजन को चैलेंज किया, उनके बिलीफ सिस्टम को चैलेंज किया कि वो अहिंसा, कि वो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करें, है ना। तो वो क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के लिए आपको लोगों के साथ रिलेशनशिप और ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा ताकि आप उनके बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सके, बिलीफ सिस्टम को फॉर द बेटर मोल्ड कर सके, करेक्ट। ओके, 130, ऑन व्हाट बेसिस है प्रमोशन फॉर एम्प्लॉइज प्राइमरीली डिटरमाइंड, है ना। ये सब क्वेश्चंस पे मतलब ऐसा है कि आपको ऑप्शंस पढ़ना है और खुद डिसिफर करना है कि आंसर क्या हो सकता है बेस्ड ऑन वट एवर नॉलेज यू हैव गैदर्ड इन HR, है ना, आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 130 का डी क्या हो जाएगा? अगर प्रमोशन किसके बेसिस पे होता है? ट्रेनिंग रिजल्ट, हायरिंग टेस्ट, इन हाउस डेवलपमेंट नहीं, मेन प्रमोशन अप्रेजल। प्रमोशन अप्रेजल के हिसाब से प्रमोशन होगा या नहीं डिसाइड किया जाता है। 131, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Human HRD is responsibility of HR manager. HRD is responsible for responsibility of all manager. HRD reactive function है. Development is independent function with independent sub function. देखिए HRD क्या होता है, HRD का कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HRD, मैंने अपने क्लासरूम में बहुत अच्छे से आई थिंक एक्सप्लेन किया है। HRD का मतलब कि हर एम्प्लॉय अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी पे परफॉर्म करे और हर एम्प्लॉय को रिक्वायर्ड स्किल्स, कैपेबिलिटीज बताई जाए, सिखाई जाए, और हर एम्प्लॉय का बिहेवियर, एटीट्यूड भी मोल्ड हो फॉर बेटरमेंट, और हर एम्प्लॉय एक अपना बेस्ट वर्जन बन सके और वो इन्वायरमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में 100% कमिटेड हो, करेक्ट। तो ये हमारा
रिएक्टिव फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, हर दिन होता रहेगा, हर स्टेप पे होता रहेगा, हर डिपार्टमेंट में होता रहेगा। और इंडिपेंडेंट फंक्शन में इंडिपेंडेंट सब यूनिट ऐसा भी नहीं है। यस, सो थैंक यू। देखिए, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज एन इंडिपेंडेंट फंक्शन विद इंडिपेंडेंट सब फंक्शन, ये भी एक फॉल्स है। यहाँ पे HRD इज अ डिपेंडेंट फंक्शन विद एवरी अदर यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी गलत है। और HRD की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ HR मैनेजर की नहीं है, सारे मैनेजर्स की है। कोई भी सबऑर्डिनेट है, उसका जो इमीडिएट बॉस है, उसको भी टेक केयर करना है कि HRD के प्रोसेसेस होते रहें। सो पॉइंट नंबर A इज ऑल्सो रॉन्ग, पॉइंट नंबर B ही सिर्फ सही है। Which statement best describes the development of corporate law in India? इंडिया में जो कॉर्पोरेट लॉ है उसका डेवलपमेंट कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? कॉर्पोरेट लॉ इन इंडिया हैज रिमेन अनचेंज्ड सिंस इट्स इंसेप्शन, बिल्कुल भी नहीं। कॉर्पोरेट लॉ में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं फ्रेंड्स। कॉर्पोरेट लॉ इन इंडिया इज सोलिली गवर्न बाय कंपनीज एक्ट। चलिए आगे देखते हैं। कॉर्पोरेट लॉ इन इंडिया हैज इवॉल्व टू एड्रेस चेंजिंग बिजनेस नीड्स, ये बिल्कुल सही लग रहा है। कॉर्पोरेट लॉ इन इंडिया इज लिमिटेड टू रेगुलेटिंग लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, नो, इट्स रॉन्ग, है ना। इट्स नॉट लिमिटेड to here only, it's limited to every company in India, तो ये भी गलत है। It is solely governed by Companies Act, ये भी गलत है। पॉइंट नंबर C बिल्कुल सही लग रहा है, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, what is the term used to describe the coordination between different departments within an organization? तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उसके लिए कोऑर्डिनेशन अगर हो रहा है तो हम कौन सा टर्म यूज करेंगे? वेरी इजी, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, है ना। कीवर्ड से ही हमें आंसर मिल जा रहे हैं। काफी सारे क्वेश्चंस को बस आप आंसर्स पढ़ेंगे और कीवर्ड ढूंढेंगे, वहां से भी हमें आंसर्स मिल जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 134, विच सैम्पलिंग मेथड इन्वॉल्व सिलेक्टिंग रेडिली अवेलेबल इंडिविजुअल्स, है ना। रैंडम स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर कन्वीनियंस। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है? कन्वीनियंस मतलब कि देखिए, आपका मान लीजिए ये पॉपुलेशन है, ठीक है। अब इस पॉपुलेशन में बहुत सारे एलिमेंट है और आपको चूज करना है अपना सैंपल। तो यू आर सपोज यू आर स्टैंडिंग हेयर, तो आप कन्वीनियंस मतलब आपके नजदीक जो है, आपके कन्वीनियंट जो है, आप उसी को सैंपल चूज कर लोगे, दैट्स इट, है ना। कन्वीनियंस सैम्पलिंग मतलब द सैम्पलिंग विच इज ईजी फॉर यू टू चूज, विच इज कन्वीनियंट फॉर यू टू चूज, तो आप उसने चूज कर लिया। तो आपके नजदीक ये सारे सैंपल्स थे, आपने उनको चूज कर दिया, बाकी सारे सैंपल्स बाकी सारे एलिमेंट को छोड़ दिया। तो यहाँ पे हमारा आंसर वही हो जाएगा। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में मेथड्स इन्वॉल्व सिलेक्टिंग रेडिली अवेलेबल इंडिविजुअल्स या रेडिली अवेलेबल एलिमेंट्स हम चूज कर लेते हैं अपने सैंपल के लिए। रैंडम सैम्पलिंग में पूरे सैंपल से रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में पूरे सैंपल में हम पहले स्ट्रेटा बनाते हैं, हर स्ट्रेटा में अलग अलग एलिमेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे 3 तरह के बॉल्स हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। तो एक स्ट्रेटा में रेड बॉल होगा, दूसरे में ब्लू और तीसरे में ग्रीन। और फिर हर एक स्ट्रेटा से हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग में जो हमारा पॉपुलेशन है उसमें पहले हम छोटे छोटे क्लस्टर बनाते हैं और फिर रैंडमली एक क्लस्टर को चूज करते हैं। So point number C will be our answer. Question number 135. In a research report, the literature reviews. Literature review क्या होता है? Literature review बताता है कि जो भी टॉपिक आपने रिसर्च के लिए सिलेक्ट किया है उसका कंप्लीट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के लिए आप लिटरेचर रिव्यू करते हो। लिटरेचर रिव्यू आपको गैप्स बताता है कि उस टॉपिक पे, पर्टिकुलर सपोज कोविड पे या कोरोना पे आप रिसर्च कर रहे हो, तो कौन कौन से टॉपिक पे रिसर्च हो चुकी है, कौन कौन से टॉपिक पे रिसर्च बाकी है, कहाँ कहाँ पे गैप्स है, उस गैप्स को फाइंड आउट करके आप उन्हीं में से किसी गैप को कैटर करते हुए आप रिसर्च का ऑब्जेक्टिव बनाते हो। तो लिटरेचर रिव्यू आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पूरा प्रोवाइड करता है, जहाँ से आपको टॉपिक्स मिलते हैं कि आप अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस क्या क्या बनाएंगे। तो पॉइंट नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी सारा कुछ गलत है। 136, which component of syllabus focuses on providing orientation and training to HR personnel and other functionaries regarding the use of HRIS? कौन सा कंपोनेंट सिलेबस का फोकस करता है on providing orientation and training? देखिए, चलिए पढ़ते हैं। Yes, point number C. Keyword is matching. Very easy. Question number 137. Human resource planning involves.
Again, we have question from the same topic. Human resource planning is assessing current HR needs, है ना. करंट HR नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को असेस करना है और अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयमेंट प्लान बनाना होता है ना. अकॉर्डिंगली हम एम्प्लॉयमेंट प्लान बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 138. Dash knowledge is intangible information that can be difficult to explain straightforwardly, such as things that are often understood without necessarily being said and are often personal or cultural. Very very good question. देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा टैसिट नॉलेज. टैसिट नॉलेज क्या होता है? टैसिट नॉलेज उस तरह का नॉलेज होता है जिसे कि वर्ड्स में लिख पाना बहुत मुश्किल होता है ना. तो इसे वर्बली कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल होता है. तो ये क्या होता है? ये हमारे सोशल एनवायरनमेंट में एम्बेडेड होता है, हमारे लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट में विजिबल होता है. जैसे कि लीडरशिप स्किल्स को डेवलप करना, है ना. तो वो एक्सपीरियंस से आता है. इंट्यूशन को डेवलप करना, फिर कोई नया गेम सीखना, है ना. नेचुरली एबिलिटीज को डेवलप करना, किसी पर्सन का थ्रू आउट मेच्योर होना. तो ये सब चीजें ना बहुत सारे जो होती है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख नहीं सकते, स्ट्रेट फॉरवर्ड बता नहीं सकते, वो टैसिट नॉलेज होती है, वो इंटेंजिबल इंफॉर्मेशन होती है. एक तरह का होता है टैसिट नॉलेज और इसका अपोजिट होता है एक्सप्लिसिट नॉलेज. एक्सप्लिसिट मतलब स्पष्ट, जिसे आप आराम से लिख सकते हो, बता सकते हो. तो जैसे टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, और फिर व्हाट आर द वेरियस लेबर लॉज इन इंडिया, उसका आप लिख सकते हो, बता सकते हो, समझा सकते हो, बट टैसिट नहीं बता सकते. 139. An organization is trying to build a strong relationship with its employees through effective leadership. Which of the following probably not be the outcome? है ना. अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है तो क्या होगा? Which of the following will not be outcome? Improved organization commitment, fear of excessive supervision, organizational citizenship behavior, improved fair and open communication. देखिए, एक तो यहीं पे समझ में आ रहा है कि this step is a positive step, so that will improve organization for the good. It will improve organization commitment, organization citizen behavior and open communication. But fear of excessive supervision ये बिल्कुल भी नहीं होगा. इफेक्टिव लीडरशिप हमारा एक्सेसिव सुपरविजन का फियर नहीं लाता है. इनफैक्ट एक्सेसिव सुपरविजन के फियर को खत्म करता है. 140. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस स्कैनिंग इन टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट? टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर हम कॉन्टिन्यूअस स्कैन करते रहे तो हमें क्या पता चलता रहेगा? हमें पता चलता रहेगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या क्या थ्रेट्स आ रहे हैं, है ना. अगर कोई कंपनी है वो अपने आसपास के बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहे कि कौन कौन से कॉम्पिटिशन आ रहे हैं, कौन कौन से टेक्नोलॉजी क्या कैसे कैसे चेंज हो रही है जो उसके बिजनेस को अफेक्ट कर सके, क्या क्या थ्रेट है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है. तो ये हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है. एनवायरनमेंट एनालिसिस, माइक्रो एनवायरनमेंट बिल्कुल भी नहीं. फ्यूचर ट्रेंड एक्यूरेटली ये पार्ट ऑफ द आंसर है. मतलब बहुत सारे जो it is not the most significant answer. Most significant answer is this: you will always be aware of opportunities and threats. Question number 141. Which of the following is not an operative function of human resource management? तो human resource management का operative function क्या होता है? कंपनसेट करना, हायर करना, परफॉर्मेंस को मैनेज करना, है ना. और मतलब जो कुछ भी एम्प्लॉय से रिलेटेड है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कराना, एम्प्लॉय को कंपनसेट करना, एम्प्लॉय का इंटीग्रेट करना, एम्प्लॉय का मेंटेनेंस करना, एम्प्लॉय के ग्रीवेंस को सॉल्व करना, ये सारा ऑपरेटिव फंक्शन है. बट POSTC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हमारा ऑपरेटिव फंक्शन नहीं है. 142. Workplace equality encompasses equal job opportunities and fairness for both employees and job applicants. It also involves all the following except. वर्कप्लेस इक्वालिटी में क्या होता है और क्या नहीं होता है? तो अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो पेइंग एम्प्लॉयज इन द सेम पोजीशन डिफरेंट सैलरीज, है ना. यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि ये वर्कप्लेस इक्वालिटी को इग्नोर कर रहा है ना. डिफरेंट सैलरीज देंगे फॉर द एम्प्लॉय टू द सेम पोजीशन. तो दिस आंसर विल बी पॉइंट नंबर सी. बस आपको क्वेश्चन ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है, यू विल गेट द आंसर इजीली. व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन एंड इन्वेंशन? इनोवेशन में क्रिएटिविटी होती है, इन्वेंशन में भी हो सकती है. लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस. इनोवेशन फोकसेस ऑन क्रिएटिविटी व्हाइल इन्वेंशन इज टेक्निकल. हाँ, इन्वेंशन ज्यादा टेक्निकल होता है ना. इन्वेंशन फोकस ऑन क्रिएटिविटी व्हाइल इनोवेशन इज टेक्निकल. दिस इज अदर वे राउंड. ये तो नहीं होगा.
बोथ आर इंटरचेंजेबल, नहीं भाई, देयर इज नो डिफरेंस ही नहीं, ये तीनों ही गलत है। देखिए इन्वेंशन में भी क्रिएटिविटी होती है थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें ज्यादा टेक्निकलिटी होती है। लेकिन इनोवेशन में ही, इसमें तो आपको क्रिएटिविटी चाहिए, टेक्निकल चीज भी चाहिए, पर बाद में, पहले इसमें क्रिएटिविटी चाहिए। और इन्वेंशन में पहले आपको टेक्निकल चीज भी चाहिए, थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी। तो पॉइंट नंबर ए हमारा आंसर होगा। वेरी क्लियर। नेक्स्ट 144, what aspect of individual difference influences how people perceive and respond to their environment? तो आप अपने एनवायरमेंट को कैसे परसीव करते हो और किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई ग्रुप डिस्कशन हो, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन हो किसी टॉपिक पे, हर कोई अलग अलग बातें कह रहा है, हर कोई अलग अलग तरीके से अपने पॉइंट्स रख रहा है किसी भी टॉपिक पे, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी, है ना। पर्सनैलिटी इज व्हाट, पर्सनैलिटी इज यूनिक फॉर एवरीवन, एंड पर्सनैलिटी इज what you bring to the society, what aspect of yours you bring to the society is your personality, है ना। तो that is how you respond and how you perceive different situations of the environment is your personality. तो values can be same, है ना। दो इंसान का वैल्यू हो सकता है कि to help old people can be your value, to help old people can be one of your friends value, है ना। एटीट्यूड भी हो सकता है सेम, बट ये दोनों और ये तीनों, ये तीन ऑप्शन हमारे इररिलेवेंट है, पर्सनालिटी हमारा आंसर हो जाएगा। 145, which aspect of communication involves the transmission of information, ideas and thought between two individual or group? कम्युनिकेशन का कौन सा एस्पेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन पे फोकस करता है? कम्युनिकेशन का टाइप, प्रोसेस, बैरियर्स या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन? प्रोसेस, है ना। कम्युनिकेशन का टाइप से क्या मतलब है? बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में नहीं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी नहीं। कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है ना, कम्युनिकेशन का प्रोसेस, पहले सेंडर ने भेजा, फिर इनकोडिंग हुई, फिर थ्रू चैनल जा रहा है, नॉइज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, फिर डिकोडिंग हुई, फिर रिसीवर ने उसको सुना, फिर फीडबैक दिया। तो ये टोटल जो ओवरऑल प्रोसेस है वो बता रहा है कि ट्रांसमिट हुआ कि नहीं, क्या क्या आइडियाज, क्या क्या थॉट ट्रांसफर हुए, फीडबैक मिला कि नहीं, ये प्रोसेस है ना। Which among the following falls under organized sector? देखिए we have again a new term, interesting term, organized sector. तो organized sector क्या होता है? organized sector हर वो बिजनेस, हर छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, हर वो बिजनेस जो कि सरकार, जो कि रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस और रेगुलेशन को फॉलो करती है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ना। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयज के पास गारंटीड एम्प्लॉयमेंट होता है, उनके पास रेगुलर फिक्स्ड टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, मंथली पे किया जाता है। और ये जो गवर्नमेंट सेक्टर वाले जो जॉब्स होते हैं उसमें सारे एक्ट्स एप्लीकेबल होते हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, ग्रेचुटी एक्ट हो गया, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो गया। तो इस टाइप का एक्ट जो भी बिजनेस में अप्लाई होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, वो सारे हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें ये ऑप्शन दिख रहा है, नफीसा ए डॉक्टर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल बट इन अ रूरल विलेज इन इंडिया। पॉइंट नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। यस करेक्ट। ये कॉन्ट्रैक्टर नहीं, प्राइवेट बैंक, प्राइवेट लिखा है, नहीं होगा, घर पे है, नहीं होगा, ये तीनों ही हमारे अनऑर्गेनाइज हो जाएंगे। पॉइंट नंबर बी ऑर्गेनाइज सेक्टर। 147, मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू डू देयर वर्क थ्रू द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन और रिवॉर्ड। ये जो डेफिनेशन है ना, ये फिलिपो जी ने दी थी, ठीक है। तो एक या दो क्वेश्चन आते हैं हर एचआर एग्जामिनेशन में जो कि डेफिनेशन से पूछता है। तो हर बार जो भी डेफिनेशन है बस आपको ध्यान से पढ़ना है, देखना है। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बट समटाइम्स इट कैन बी हेल्पफुल एज वेल, है ना। अगर आप बार बार डेफिनेशंस को पढ़े और कौन से पर्सन ने किस डेफिनेशन को दी है थोड़ा बहुत भी याद रखने की कोशिश करेंगे तो विथ प्रैक्टिस यू विल be able to solve such question as well. Which research method involves the collection of information from a sample of individual through their responses to questions? है ना, आप लोगों को से questions पूछते हो और उनके response को collect करते हो और उस तरीके से आपको अपनी रिसर्च के लिए डेटा मिलता है। एक्सपेरिमेंटल बिल्कुल भी नहीं, कोरिलेशनल नहीं, क्वालिटेटिव नहीं, सर्वे रिसर्च का मतलब क्या है? सर्वे करो। सर्वे कैन बी क्वांटिटेटिव, सर्वे कैन बी क्वालिटेटिव, दोनों हो सकता है ना। आप लोगों से जाके कुछ कहानियां सुन रहे हैं, क्वालिटेटिवली उनका रिस्पांस जानने की कोशिश करो, या क्वांटिटेटिव कुछ नंबर्स में डेटा इकट्ठा करो, दोनों कर सकते हो। तो थ्रू क्वेश्चंस यू कलेक्ट डेटा इन सर्वे रिसर्च। 149, सर्विस रेंडर्ड इन एनी पोजीशन बिफोर अटेंडिंग द एज ऑफ
dash years will not count as qualifying service. तो 18 years होगा, है ना. सर्विस किसी भी पोजीशन में अगर आप सर्विस रेंडर कर रहे हो बिफोर 18 years, तो वो क्वालिफाइंग सर्विस आपका नहीं माना जाएगा. आफ्टर 18 years ओनली आपका क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी पोजीशन में सर्विस रेंडर कर रहे हो तो. क्वेश्चन नंबर 150, which one of the following is not a pillar of knowledge management matrix? तो नॉलेज मैनेजमेंट मैट्रिक्स का पिलर कौन कौन सा नहीं है? व्हाट आर द ऑप्शंस वी हैव? एक्टिविटी, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, मैच्योरिटी मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स, ये तीनों ही मैट्रिक्स है. एक्टिविटी मैट्रिक्स है नॉलेज मैनेजमेंट में, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी आ सकता है, मैच्योरिटी मैट्रिक्स भी आएगा. एंटरप्राइज स्ट्रक्चर इज नॉट अ मैट्रिक्स. तो एक स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉइंट नंबर सी आंसर हो जाएगा, राइट. सो फ्रेंड्स, वी हैव सॉल्व ऑल द 100 क्वेश्चंस ऑफ NFL 2024 HR सेक्शन. और हमारा जो इनसाइट है वो यही रहा कि जो बहुत सारे क्वेश्चंस इजी ही थे. कुछ क्वेश्चंस हमारे इकोनॉमिक्स के थे, कुछ क्वेश्चन हमारे रिसर्च के थे, और बाकी जो HR डोमेन का क्वेश्चन था वो ऐसा था कि आपको ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर, एंड यू नीड टू हैव अ बेसिक आइडिया, बेसिक क्लैरिटी ऑफ ओवरऑल HRM, HRD एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. तो इतना हमें समझ आया. एंड अगर फर्दर आपको कभी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं. we will reach you out and will solve your query, right? So I'll be ending the session now. Thank you all for your time. Thank you. Are you preparing for UGC NET or any other PSU exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.